नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, यह पॉलिटी की 7वीं वीडियो है। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बिना समय बर्बाद किए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की नियुक्ति कौन करता है। आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा का अध्यक्ष। एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है, तो भी आंसर हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष को। और फिर उस रिपोर्ट को लोकसभा अध्यक्ष महोदय संसद के समक्ष रखवाते हैं। और पीएससी का देखिए, यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी कि लोक लेखा समिति के दो मुख्य कार्य क्या हैं, तो इसके दो मुख्य कार्य यह हैं कि यह कैग की रिपोर्ट की जांच करती है, और दूसरा यह महत्वपूर्ण कार्य है कि यह विभिन्न मंत्रालयों के व्यय की भी जांच करती है। इस तथ्य को भी ध्यान रखना है। साथ ही दो महत्वपूर्ण और तथ्य हैं कि यह एक अस्थायी समिति है, दूसरा कि यह एक वित्तीय समिति है। साथ ही हम जानते हैं कि इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। कुल सदस्य 22 होते हैं। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। ए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है, बिल्कुल सही है। इसमें से होंगे एक लोग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। इस प्रकार से कुल 34 लोग होंगे। इतने पद मतलब स्वीकृत हैं। हो सकता है कि कभी जजों की नियुक्ति ना हो तो कुछ पद खाली रह जाएं, लेकिन स्वीकृत पद 34 ही हैं। बी, की सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था, यह भी सत्य है। सी, की कोर्ट मार्शल की अपील सर्वोच्च न्यायालय में नहीं की जा सकती, यह गलत है, क्योंकि कोर्ट मार्शल की भी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। डी, की सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि का अधिकार संसद को यह बिल्कुल है, और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में पदों की संख्या को संसद ने बढ़ा दिया है, अब 34 कर दिया है, पहले यह कम था। अगला देखते हैं कि अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुसार अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवाद के समाधान हेतु विधि बनाने की शक्ति किसे दी गई है, तो यह शक्ति दी गई है संसद को दी गई है। और देखिए 262 यह बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है दोस्तों। इसके तहत संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवाद को निपटाने के लिए कोई ट्रिब्यूनल या इस तरह की कुछ स्थापना करता है, तो संसद एक विधि बना सकती है कि उस ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या किसी अन्य कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। तो इसलिए 262 को याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है यह। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की शक्ति किसे दी गई है, तो आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति महोदय को दी गई है। और अंतर्राज्यीय परिषद मतलब इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किस लिए किया जाता है, तो चूँकि मतलब भारत में देखिए संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और साथ ही यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों का अस्तित्व है। तो केंद्र और राज्य में अगर विवाद हो तो उसको अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल उसको सुलझाती है उस विवाद को। तो गठन का अधिकार इसको दिया गया है राष्ट्रपति महोदय को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार हटाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका डी, कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुच्छेद 124(4) में यह कहा गया है कि
संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब सर्वोच्च न्यायालय के जज या हाई कोर्ट के जज को हटाने का प्रस्ताव जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित हो जाता है और वह प्रस्ताव पहुंचता है राष्ट्रपति महोदय के पास, तब राष्ट्रपति महोदय उस प्रस्ताव को साइन कर देते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के जज हों या हाई कोर्ट के जज हों फिर अपना पद छोड़ देंगे और वह संसद के दोनों सदनों द्वारा वो प्रस्ताव, याद रखना है कि 2/3 बहुमत से पारित होना है, साधारण बहुमत से नहीं, 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पास होना चाहिए। फिर जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास, राष्ट्रपति महोदय उस प्रस्ताव को साइन कर देंगे, फिर दोनों कोर्ट के यानी कि हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज अपना पद छोड़ देंगे। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है दोस्तों। बिना समय बर्बाद किए हुए देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो तदर्थ न्यायाधीश मतलब एडहॉक जज, और एडहॉक जज कहाँ नियुक्त होते हैं? तो वो होते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में। और किस संविधान में उल्लिखित है? तो संविधान के अनुच्छेद 127 में उल्लिखित है। और परिस्थितियां कब है, यानी कि कब एडहॉक जज की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में होगी? तो जब सर्वोच्च न्यायालय में सत्र आयोजित करने के लिए आवश्यक जज न हो तब की जाती है एडहॉक जजों की नियुक्ति। और कहाँ से लिए जाते हैं लोग जज? तो ये लोग हाई कोर्ट से लिए जाते हैं। और एडहॉक जजों की नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। और नियुक्ति करते समय 2 लोगों की परमिशन लेंगे, एक तो राष्ट्रपति महोदय की और दूसरे जिस हाई कोर्ट से जज आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो उस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी अनुमति ले लेंगे। लेकिन नियुक्ति तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को है, यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र एवं राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? दोस्तों यह आती है मूल अधिकारिता के अंतर्गत, इसे ध्यान रखना है। और संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो यह 131 में यह उल्लिखित है, इसे भी ध्यान रखना है दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय की कोलेजियम व्यवस्था में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो देखिए, एक तो होते हैं कोलेजियम व्यवस्था में मुख्य न्यायाधीश महोदय, साथ ही 4 वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। तो इस प्रकार से कुल 5 लोग हो जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी, 5 लोग होते हैं। और कोलेजियम व्यवस्था क्या होती है दोस्तों? तो कोलेजियम व्यवस्था के तहत ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति होती है। यह जो कोलेजियम व्यवस्था में होती है, तो जिन जजों को नियुक्त करना होता है, तो यह कोलेजियम व्यवस्था उन जजों की सिफारिश राष्ट्रपति महोदय के पास भेजती है और फिर राष्ट्रपति महोदय उस पर सिग्नेचर कर देते हैं यानी अनुमति दे देते हैं, तो फिर जज सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी थी दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती केस में। और केस कब का है? तो ये है 1973 का है। और दोस्तों इस खंडपीठ में कितने जज शामिल थे? तो इस खंडपीठ में 13 जज शामिल थे। और निर्णय किस अनुपात में दिया गया था? तो 7-6 के अनुपात में, यानी कि इस जो मतलब यह आदेश आया था, इस आदेश के पक्ष में 7 लोग थे और विरोध में भी 6 लोग थे, यानी कि एक जज अगर अपोजिट चले जाते हैं तो यह मतलब निर्णय भी बदल जाता। तो इन सभी तथ्यों को ध्यान रखना है। और उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सीकरी महोदय थे, मुख्य न्यायाधीश सीकरी महोदय थे, इसे भी ध्यान रखना है। और देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में विशेष इजाज़त से अपील का प्रावधान किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो यह है 137 में। 137 में विशेष इजाज़त से अपील का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यायिक
पुनर्विलोकन में न्यायालय को क्या अधिकार प्राप्त है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर देखिए सी है। सी है कि यदि कोई कानून या कोई आदेश संविधान के विपरीत है तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यही है न्यायिक पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू। और कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है यूएसए से। और हाँ दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि जैसे ब्रिटेन की जो संसद है वो कोई भी कानून बना सकती है और उस कानून को रोकने के लिए या जांच करने के लिए कोई और संस्था नहीं है। इसलिए ब्रिटेन की संसद को संप्रभु संसद कहा जाता है, यानी कि उसके पास असीमित शक्ति है। लेकिन भारत की संसद के पास असीमित शक्ति नहीं है, क्योंकि भारत की संसद ने कोई कानून बनाया तो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय जांच सकता है कि यह संविधान के मूलभूत ढांचे के खिलाफ तो नहीं है। अगर खिलाफ हुआ तो उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है, यानी कि रद्द घोषित कर सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि क्या सत्य क्या असत्य यानी कि क्या गलत है इसमें से? ये है कि उच्च न्यायालय केंद्र सरकार की किसी विधि को अवैध घोषित नहीं कर सकते। बी कि अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है। डी सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। दोस्तों यह तो सही है, पीछे देख चुके हैं। और सर्वोच्च न्यायालय का अगर कभी गठन पूछ लें तो गठन 2 दिन पहले हो गया था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन उद्घाटन 2 दिन बाद हुआ 28 जनवरी 1950। सी है कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल है। और बी है कि अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करने से प्रतिबंधित किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद दोस्तों, तो अनुच्छेद 122 को हमेशा याद रखना है। और ये है कि उच्च न्यायालय केंद्र सरकार की किसी विधि को अवैध घोषित नहीं कर सकता, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 226 में यह कहा गया है कि कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो व्यक्ति के मूलभूत अधिकार को हनन करती है, तो वह व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति मतलब हाई कोर्ट जा सकता है। तो यानी कि इस प्रकार हाई कोर्ट भी केंद्र सरकार की यानी कि भारत की सरकार की किसी विधि को अवैध घोषित कर सकती है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसको है? तो अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में संविधान की मूलभूत संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो यह स्रोत है न्यायिक व्याख्या, क्योंकि केशवानंद भारतीवाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह शक्ति असीमित नहीं है। यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसी विधि बनाती है जो संविधान के मूलभूत ढांचे को नष्ट करती है तो हम उसे शून्य घोषित कर देंगे। तो न्यायिक व्याख्या के तहत ये हुआ था। अगला देखते हैं दोस्तों कि किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है दोस्तों? तो ये देखिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों को अभिलेख न्यायालय माना जाता है। और अभिलेख न्यायालय क्या होता है? तो अभिलेख न्यायालय देखिए दोस्तों, अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है कि जिससे उसकी सभी कार्रवाइयाँ और उसका जो निर्णय होगा उसको लिखित रूप में रखा जाएगा, उसको लिखित रूप में रखेंगे। और साथ ही साथ वो जो न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका किसी ने अगर अवमानना कर दी तो उसको दंड भी ये दोनों न्यायालय दे सकते हैं।
और भी कई चीज़ें हैं, लेकिन दो ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मतलब 129 के तहत जो उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति दी गई है, और 215 के तहत हाई कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वो अभिलेख न्यायालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यह है कि जब सर्वोच्च न्यायालय में सर्वप्रथम जनहित याचिका स्वीकार की गई, उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा DYB चंद्रचूड़ महोदय थे उस समय CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल है 1978 से 1985 तक। और जो मतलब PIL दायर की गई थी, तो उस सुनवाई कौन किया था? अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो PN भगवती महोदय सुनवाई किए थे। उसकी जो पहली PIL थी उसकी सुनवाई PN भगवती महोदय किए थे। और वो मामला गया था 1979 में, 1979 यानी कि 79 में मामला गया था हुसैन नारा खारतून केस, हुसैन नारा खारतून केस में। सब चीज़ों को ध्यान रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों कि लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम कहाँ हुआ था? लोकहितवाद मतलब वही PIL दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ये अमेरिका में हुआ था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्रवाई अंग्रेजी में होगी? दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और आंसर हो जाएगा इसका C 348 में उल्लिखित है। और लेकिन दोस्तों उसमें अभी 348 में यह भी कहा गया कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह चाहे तो इस व्यवस्था को चेंज भी कर सकती है। वो चाहे तो हिंदी भी कर सकती है या भारत की अन्य भाषाओं को भी कर सकती है। तो संसद को अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों। इसका आंसर है 350A। 350A को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मतलब आर्टिकल है। और इसमें देखिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा का प्रावधान किया गया है। तो 350A। अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया? आंसर हो जाएगा ये 1993 में कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया। और कॉलेजियम व्यवस्था के तहत सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और पीछे देख ही लिए कि इसमें 5 लोग होते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। और जिन जजों को नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति महोदय के पास प्रपोजल भेजते हैं, तो जब राष्ट्रपति महोदय उस प्रपोजल पर साइन कर देते हैं तो वो व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में जज नियुक्त हो जाते हैं। यही प्रक्रिया है। तो आज यहीं तक दोस्तों, और अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिए। मिलते हैं जल्दी सुधार के तहत अगली वीडियो में। और सुधार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों, तो मिला जाएगा जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।